हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 9th में जो एसएसटी का जो सैम्पल पेपर है ना, जिसका कोड 087 है, तो उसमें मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन और आंसर के साथ डिटेल में समझाया है। ठीक है, और मैंने आपको जो 2 वीडियोस प्रोवाइड किए ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उन वीडियोस में मैंने क्या किया था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ना एक साथ समझाया था, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन थे तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब जो मैं आगे से आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, मैंने आपको जो है 27 तक करवा दिए थे। ठीक है ना, अब मैं आपको जो सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ डियर, मैं आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करूँगा सेक्शन बी की, जिसमें हिंदी मीडियम अलग होगी और इंग्लिश मीडियम अलग होगी। ठीक है, तो ये वीडियो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको इसके नीचे देख सकते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे ना, इंग्लिश मीडियम में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। सेक्शन बी की जो ये क्वेश्चन है ना 31 यहाँ तक प्रोवाइड करूँगा, फिर सेक्शन सी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आगे ऐसे ही फटाफट आपको सारी वीडियोस जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा डियर। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 28 करवा रहा हूँ। यहाँ 28 क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से है, और इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे तो देख सकते हैं, फिर वो इंग्लिश में जब वीडियो बनाऊँगा तो उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 28 में कह रहा है कि सोवियत संघ में यानी कि रूस में जब स्टालिन आया था ना, तो उसने सामूहिकरण का कार्यक्रम लागू किया था। तो क्वेश्चन है कि कैसे लागू किया था उसने। तो डियर, जब आप आंसर लिखते हैं तो आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और उन्होंने सोवियत संघ के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी बनाई थी, जिनमें से सामूहिकरण की एक प्रमुख योजना थी। और उन्होंने इसे कैसे किया, कैसे लागू किया, उन्होंने ये इसलिए लागू किया, पहले ये भी पता होना चाहिए कि रूस में अनाज की कमी हो गई थी, तो उन्होंने सामूहिकरण की प्रक्रिया लागू कर दी। पता है सामूहिकरण क्या होता है? कि सब लोग मिलकर एक बड़े ज़मीन को जोतेंगे और उसमें जो उगेगा फिर आपस में बांट लेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे कैसे किया, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल ज़मीन का फार्म बना दिया। और सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि की व्यवस्था करना ही स्टालिन की समीकरण की प्रक्रिया कहलाई। ठीक है, बाकी मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ। देखिए डियर, ये आपकी बुक का ही पेज है। तो इसी में स्टालिन ने जो लागू किया था, ये आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि किसानों से ज़मीन छीनना, कुलकों का सफाया करना और विशालकाय खेत बनाना। ठीक है, इसे आवश्यक माना गया। ठीक है, तो जैसे कब पार्टी आरंभ हुई वगैरह वगैरह, आप देखो सामूहिक खेतों को कोल खोज, ये भी आपको याद रखना कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना डियर, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सुन रहे हैं? चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और भारत की मानक समय रेखा का नाम बताइए। देखो, किसी भी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता है इसलिए पड़ती है जिससे कि पूरे देश में एक ही समय की व्यवस्था हो सके। मानक समय रेखा से उस पूरे क्षेत्र या देश में एक ही समय रहेगा तो किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 2 घंटे का अंतर, आपको पता भी होगा। इसलिए इस अंतर से बचने के लिए मानक समय रेखा की आवश्यकता होती है, और ये अलग। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर होता है, और भारत में आपको पता भी होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, है ना। तो इसलिए हमें पूरे देश में एक ही टाइम चाहिए, इसलिए भारत ने एक ही मानक समय को अपना रखा है, और उसका नाम है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर।
और यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर स्थान से गुजरती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 82 डिग्री 5 मिनट की जो हमने देशांतर रेखा ले रखी है ना, ये भारत में यूपी में मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। वहाँ से पूरे इंडिया का जो है बेस फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आप इस पर विश्लेषण कीजिए, आप बताइए क्या सही है या सही नहीं है। मतलब जो अंतिम शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के पास में है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए क्योंकि जनता ने उसे चुना है, ठीक है, निर्वाचित किया है मतलब। फिर उसके बाद यह चुने गए प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इन प्रतिनिधियों के पास ही वास्तविक शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब हमारे देश ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ है, और लोकतंत्र को अपनाया हुआ है तो लोकतंत्र में तो प्रतिनिधि चुने ही जाएंगे, हाँ या ना। और प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो वो जनता की ओर से जनता के लिए निर्णय लेंगे, ठीक है, और जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो लोगों के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं के पास होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए उचित निर्णय, अच्छा निर्णय ले सकें। आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर आप और वाला क्वेश्चन करते हैं तो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है, इसके बारे में बताइए। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं तो उस देश में जो चुनाव हो रहे हैं ना वो बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए और सभी के चुने जाने के समान अवसर होने चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बिना लोकतंत्र आधारहीन हो जाएगा। समझे मेरी बात। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं ना वो बहुत बड़ी विशेष बात है, ठीक है, जो चुनाव होते हैं और जिसके माध्यम से जनता अपनी मनपसंद से किसी भी उम्मीदवार को चुन सकती है, ठीक है, और सरकार बना सकती है। तो अब देखो, आप अपने लैंग्वेज में भी 3-4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव होंगे ना तो इससे क्या होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जनता अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को चुन सकती है और उस देश में लोकतंत्र जो है मजबूत होगा, ठीक है। और अगर जनता के पास ये अवसर ही नहीं होगा किसी व्यक्ति को चुनने का या किसी व्यक्ति को हटाने का, तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। और सभी के चुने जाने के अगर बराबर अवसर होंगे तो वो पार्टी जितने भी होंगे ना वो देश के हित में काम करेंगे और जनता को इस तरीके से लुभाएंगे ताकि जनता जो है ना वो प्रसन्न हो और उनको वोट दे सके और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और इसमें क्या होगा, सभी व्यक्ति चुन सकते हैं किसी को भी, जो भी 18 साल से ऊपर है या जो भी भारत का नागरिक है उसके आधार पर। तो इससे क्या होगा, हमारा देश और मजबूत होगा और लोकतंत्र तो मजबूत होगा ही होगा, ठीक है। सुनते मेरी बात, लोकतंत्र मजबूत है तो भारत भी मजबूत होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको बता दिया, आप दोबारा से एक बार और सुन लो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से ही कोई व्यक्ति निर्वाचन में उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव जीत सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट्स में लिख लेना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बिना लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। और लोकतंत्र तभी होगा जब वहाँ पर चुनाव सही से होंगे, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं, भारत में ये सभी नियमों को लागू किया गया और भारत इसको मानता भी है और इसलिए भारत में भी जो है लोकतंत्र बहुत मजबूत है। देखिए अब मैं 31 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? उदाहरण सहित बताइए। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि
जो एक्टिविटीज़ होती है ना, क्रियाएं, वो दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। आर्थिक वो है जो धन कमाने के लिए की जाती हैं, और जो गैर आर्थिक होती है ना, वो सेवा के लिए की जाती है। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में जैसे आप सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वारे में, चर्च में सेवा कर रहे हैं, तो वो गैर आर्थिक है, क्योंकि सब धन नहीं कमाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पर सेवा भाव है आपका उद्देश्य। ठीक है, और एक आर्थिक क्रिया वो भी होती है जो सेवा, जिसमें सेवा होती है लेकिन उसमें धन कमाया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया वो होती है जो राष्ट्रीय आय, अगर हम पूरे देश के हिसाब से बात करें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हैं। ठीक है, जो धन कमाने के लिए की जाती है वो आर्थिक क्रिया होती है। समझ में आ गया? उन सभी क्रियाओं को जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आप इसकी जगह वृद्धि करते ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं को दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। पहला बाजार आर्थिक क्रिया, दूसरा गैर बाजार आर्थिक क्रिया। ठीक है, बाजार आर्थिक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है ना, जैसे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ के उद्देश्य से कराई जाती हैं। ठीक है, कराई जाती हैं, और इनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक मतलब आपने काम करा तो आपको पैसे मिलेंगे। इनमें सरकारी सेवा भी आती है, वस्तु और सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है तो आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ठीक है, और गैर बाजार क्रिया कौन सी होती हैं? अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना, मतलब आपने जो उगाया या जो बनाया उसे खुद यूज़ कर लिया, उसे गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ दे दो। अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग तथा अचल संपत्तियों का स्वरेखा उत्पादन आता है। उदाहरण के लिए बागवानी जैसे बगीचे वगैरह हम लगा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी प्रकार की, जैसे एक प्रकार का फल वगैरह उगा रहे हैं। ठीक है, तो और या हम उद्यान वगैरह लगा रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, जो खुद में यूज़ कर लेंगे, वो गैर बाजार क्रियाएं आ जाएंगी। ठीक है, बाजार क्रियाओं में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हम फैक्ट्री जो है लगा रहे हैं। ठीक है, और या हम कोई बहुत बड़ा उत्पादन कर रहे हैं जिससे हम बाज़ार में वस्तु और सेवाओं को बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगी? बाजार क्रियाओं में। अब आगे सुनो, ये कह रहा आपके क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाएं बताइए। आपने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी ना, तो गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो आपको अपने क्षेत्र की बता देनी है। जैसे आप बता सकते हैं कि मेरे एक कारखाने में बहुत से मजदूर हैं जो गैर कृषि काम करते हैं। हाँ या ना? क्योंकि देखो मजदूर हैं, वो खेती बाड़ी थोड़ी कर रहे हैं। आप बोल सकते हो मेरे घर के पास में मोची हैं जो गैर कृषि काम कर रहे हैं, दर्जी है, ठीक है, कपड़े धोने वाला है, ठीक है, ड्राइवर है, ठीक है, और अपने आप से कोई बता सकते हो कि ट्रैक्टर चलाने वाला है। ठीक है, तो वो गैर कृषि काम है। अगर दुकान आपके पड़ोस में खोल रखी है इस तरीके से। देखिए मैंने आपको सेक्शन जो बी है ना वो अभी करवा दिया। ठीक है, सेक्शन बी में मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो आपके लिए होगी सेक्शन सी। और यहाँ पर ना आपसे बोला गया कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो होते हैं ना खेती बाड़ी से जुड़ी, वो आप 5 बता दो। ठीक है, जो नॉन फार्मिंग है। ठीक है, नॉन फार्मिंग जो मैंने अभी आपको देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सेक्शन बी अभी करवा दिया, और सेक्शन बी में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन जो है और वाले भी यहाँ तक करवा दिए हैं। तो मैं आपके लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा सेक्शन सी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो जब तक आप इसको रीड आउट कर लो, एक बार समझ लो, और मैं इंग्लिश मीडियम के लिए फटाफट पहले वीडियो बना देता हूँ सेक्शन बी, उसके सेक्शन सी आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।